वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज राज्य की केंद्रीय विधायिका टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? हमें चुनना है कौन सा तर्क सही है। समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु, जी हाँ बिल्कुल सही है। भारत में द्विसदनीय संसद की व्यवस्था समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु, जी हाँ ये भी सही है। प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु, जी हाँ यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्विसदनात्मक है। जी हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय संसद द्विसदनात्मक है। अगला, भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा और निम्न सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। जी हाँ ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, आयु में कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में उसे पंजीकृत होना चाहिए। यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे पूरे भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जहां से उसे निर्वाचित किया जाना है उसी राज्य की सूची मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जी हाँ यह ऑप्शन भी सही है। तो हमें चुनने थे कौन से कथन सही, तो 1 और 3 हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है, क्योंकि राज्यसभा के कोई भी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। जी हाँ यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जी हाँ यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है, इसके 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ यह भी हमारा ऑप्शन सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वे पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। अगला, इसकी निर्धारित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 हमारे सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, राज्यसभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। जी हाँ बिल्कुल सही है, राज्यसभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता
अध्यक्षता करता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तथा उन सीटों पर नए चुनाव संपन्न होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है। हमें तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। यह भी हमारा कथन सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन हमारे सही हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। पहले तरीके में देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार एवं जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा अर्थात द्वितीय सदन में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को अधिक एवं कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। हमें चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहला इसका कथन दिया हुआ है राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ नहीं पूरा करते, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को अपना रिटायरमेंट दे दिया जाता है। कारण दिया प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। जी हाँ, हमारा कारण सही है। तो इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। पहला कथन है सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। जी हाँ, यह भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से एक कौन सी शक्ति लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाती है। तो इसका कथन दिया है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगला कथन दिया केवल राज्यसभा ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या ना तो 1 ना ही 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन हमारे सही हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और दूसरा केवल राज्यसभा ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत है, परंतु हटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके पश्चात संसद 1 वर्ष तक उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस प्रकार राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित उपबंधों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश 31, कर्नाटक 12, नागालैंड 1, सिक्किम 2। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम 2 हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिक्किम को एक सीट दी गई है, ना कि 2। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो पहला दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के हेतु कार्यवाही के लिए। ये गलत हो जाएगा। किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करना। जी हाँ, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अर्थात यह अधिकार भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। पहला ऑप्शन दिया है, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला दिया है, हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए, यह भी कथन सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यह भी कथन सही है। लोकसभा के निर्वाचन में 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, तो यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि निर्वाचन में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया, इसका कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोकसभा को उसकी कार्यकाल की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है, लोकसभा में सीटें राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हैं, यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमें चुनने थे कौन से कथन असत्य हैं, तो ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि हमारे दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। पहला ऑप्शन है 80 और 47, दूसरा है 84 और 42, तीसरा है 84 और 47, चौथा ऑप्शन है 87 और 47। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 84 और 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, यदि वह लाभ के पद पर काम करता हो। जी हाँ। उसने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। जी हाँ। सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो। जी हाँ। वह दिवालिया हो गया हो। संसद द्वारा बने किसी कानून द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया, वह सदन के कार्यक्रम के क्रम का निर्धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वह सदन के विशेषाधिकारों के हनन से उनकी रक्षा करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यदि कोई सदस्य उसके निर्णयों का उल्लंघन करता है तो वह उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो हमारे तीनों कथन 1, 2, 3 सत्य हैं। तो चौथा भी सही है, वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी, इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। आपको अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाकर आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।